लोग ने अब यहाँ से क्लास स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड स्पेस की बात करते हैं तो उसमें क्या बात करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ वन फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू वन गिवन लाइन। इस तरह से आपको सारे कंसेप्ट ये पढ़ाए गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो बिगिनिंग लेवल पे अभी आपको हम बताते हैं, फिर सारे स्टैंडर्ड हम एज इट इज यूज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये सभी बच्चों को पता है कि जो वेक्टर इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, जो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही हो, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो और वो किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये सभी बच्चे जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी मैं बिगिनिंग लेवल पे आपको मैं लिखवा रहा हूं, तो आप उसको लिख सकते हो कि द वेक्टर इक्वेशन, हमारे साथ लिखते चले जाइए, द वेक्टर इक्वेशन of a straight line passing through a fixed point with position vector A, with position vector, जो position vector है आपका वो है vector A, and parallel to given vector, given vector है वेक्टर बी। क्या इक्वेशन होती है बच्चों, आपको पढ़ाया गया है वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो सभी बच्चे जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को, जहां पे एक लैम्डा स्केलर क्वांटिटी होती है, जहां पे लैम्डा जो होता है वो कोई स्केलर क्वांटिटी या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हर बच्चा जानता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग टू अ फिक्स पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए and parallel to a given vector, this is r is equal to a plus lambda b। तो बिगिनिंग लेवल पे ये हर बच्चा इक्वेशन जानता है, और इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में भी कन्वर्ट करना हर बच्चा जानता है। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है, तो अगर आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में भी कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम r की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर हम r की जगह पुट कर दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है, मान लीजिए वो है x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। जिस फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो हम लिखेंगे कैसे उसको, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बच्चों बी वेक्टर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर आपको सब याद हो, प्लस सी के कैप। आप इस तरह से बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आई जे के कोफिशिएंट्स वगैरह सब कलेक्ट कर लेते हो और उनको कंपेयर कर लेते हो। तो जैसे ही बच्चों आप आई जे के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, तो ये जस्ट अभी बिगिनिंग लेवल है इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताने वाला हूं। मैं हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ही यूज करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड ही प्रूफ करने के लिए नहीं आते। तो ये हो जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा, जे का कोफिशिएंट हो जाएगा y1 प्लस बी लैम्डा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको तो इक्वेशन पहले से ही पता होगी क्या आनी है, प्लस के कैप का कोफिशिएंट होगा z1 प्लस सी लैम्डा। तो बच्चों अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी, z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। ये आ जाएगा। आई होप अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस चल रही है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, दिस इज x माइनस x1, ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। यहाँ y माइनस y1 अपॉन बी, ये भी लैम्डा की वैल्यू है। ये हो गई z माइनस z1 अपॉन सी, ये भी लैम्डा की वैल्यू है। तो ये सब बच्चे लैम्डा के इक्वल होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर काफी बच्चे जिन्होंने स्ट्रेट लाइन का मतलब समझा नहीं है, तो उसको देख करके काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसी इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन होती है। अब भैया ये इक्वेशन हमने तो बनाई नहीं है,
ये इक्वेशन अभी मैंने एक वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो ये इक्वेशन आ गई है। तो अगर आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है, और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो वो आपके सामने है। और अगर आप इसको अभी भी नहीं समझ पाते हैं तो समझने के लिए आप क्या करिए, आप इसके डायग्राम्स वगैरह थोड़े बना लिया करिए। डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे आपने लिखा कि एक फिक्स पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। अब पोजीशन वेक्टर तो इस लेवल पे आप समझते ही हो पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है ए, है ना, ए। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, क्योंकि वो वेक्टर ए की वैल्यू है, समझते हो कि नहीं। अब हमको क्या करना है, ये पोजीशन वेक्टर ए का मेरे को दिया है। अब हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास कर रही है, इस ए से पास कर रही है। तो देखो ये ए से पास करती हुई एक लाइन, ठीक है ना, और ये लाइन एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। ये देखो गिवन वेक्टर का पैरेलल वेक्टर हमने बना दिया। बच्चों अगर आप इसको अभी भी कंफ्यूजन में लेते हो तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जब आप 2D पढ़ते थे तो 2D में दो पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते थे, सेम होते थे, करते थे कि नहीं। उसी तरीके से जब हम 3D में आते हैं, जब हम 3D में आते हैं तो उन पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या थे, जो जिसकी ये पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो थे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बल्कि इस तरह से हम इसको लिख भी सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो वेक्टर बी है, हाँ वेक्टर बी वो ये तो नोटेशन है, बस नोटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेक्टर बी अलग है, ये वेक्टर बी अलग है। ओके, तो अब हमको प्रूफ करना होता है कि ये जो रेड कलर से मैंने लाइन इंडिकेट की है इसकी इक्वेशन कैसे निकालें। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर होता है आर, ठीक है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर होता है। उसको हम यूज करते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाते हैं और आपके पास इक्वेशन तैयार हो जाती है, क्या, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। समझ में आया, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये इक्वेशन आपके पास तैयार हो जाती है। तो बच्चों अब ये बातें सब आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं आपको क्या इतनी देर से समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम की ऐसी कोई नीड पड़ने नहीं वाली है, ये तो बस जस्ट मैंने आपको समझाया है। लेकिन अब आप ये जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। आप समझ रहे हैं ना, 2D और 3D को थोड़ा थोड़ा रिलेट भी करते रहे करिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशंस वो 2D की तरह रिलेट नहीं करती हैं कि हाँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वो पार्ट हट जाता है। लेकिन स्लोप वाला पार्ट जो होता है वो सेम होता है। जैसे लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, है ना, और लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। समझते हो कि नहीं, मतलब इस कंसेप्ट पे ही आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलने लगेंगे जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों जैसे दो पॉइंट से पास करने वाली कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे लिखोगे वो भी आपको पता होगी। कैसे लिखते हो आप लिखते हो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। अब जिन बच्चों ने 3D बिल्कुल नहीं पढ़ी है ये बात मैं उनको फिर से समझाता हूं, जिनको 3D अभी तक समझ में ही नहीं आई है कि 3D होता क्या है। देखो बच्चों ये जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। आपने कहा कि सर इसको 2D से थोड़ा सा रिलेट करिए क्योंकि हम इक्वेशन बिल्कुल नहीं समझ पाए। तो बच्चों 2D जब होती थी तो स्लोप कैसे निकालते थे आप, ऐसे निकालते थे, दो पॉइंट्स होते थे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा करते थे। और यहां पर क्या करोगे, आप कहोगे सर लाइन एक फिक्स पॉइंट से तो पास हो रही है वो तो हमको पता है, लेकिन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमको नहीं पता है। तो बच्चों अगर किसी भी लाइन पर 2D में 3D में किसी भी लाइन पर 3D में अगर दो पॉइंट्स पता होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप उन दो पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है उनको माइनस कर लीजिए, y कोऑर्डिनेट है उनको माइनस कर लीजिए, z कोऑर्डिनेट है उनको माइनस कर लीजिए, तो आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आप इस वाले जो अभी मैंने जहां पे टिक लगाया है इसको अगर आप ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, तो ये क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी,
z माइनस Z1 अपॉन सी। अब ABC क्या है, इस AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, और वो निकलेंगे कैसे, वो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे x2 माइनस x1 के, y2 माइनस y1 के, z2 माइनस z1 के। अब प्रोपोर्शनल मैं इसीलिए कभी कभी बोलूंगा क्योंकि वो एग्जैक्टली हो सकता है वो इस लाइन के ना हो, वो इसके पैरेलल लाइन के हो, तो वो लैम्डा टाइम्स आगे पीछे तो हो ही सकता है, क्योंकि ये सब चीजें किसके इक्वल होती भी हैं, ये लैम्डा के भी तो इक्वल होती है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा होगा तभी तो लैम्डा आया होगा, ऐसा थोड़ा ना कोई लैम्डा आ जाएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ती है कि आप मेन मुद्दा ये समझिए, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मिसलेनियस के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कि अगर कोई भी लाइन हो उसके डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने, उस पर 2 पॉइंट्स पता हो। अब जरूरी थोड़ी नहीं आपके पास हमेशा ही 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन ही पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा 2 पॉइंट से बताओ उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो आप तुरंत बताओगे कि वो प्रोपोर्शनल होंगे x2 माइनस x1 के, y2 माइनस y1 के, z2 माइनस z1 के। तो प्रोपोर्शनल मैं इसलिए लेता हूं कि जरूरी नहीं वो उसी लाइन के, वो इसके पैरेलल लाइन आगे पीछे कोई भी हो सकती है, उसके भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, इसलिए मैं यूज कर लेता हूं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मोटा मोटा इस तरह से आप समझिए, क्योंकि खूब ज्यादा डिटेल में जाएंगे, प्रूविंग करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रूविंग आती नहीं है। इसलिए जो आपको समझा रहा हूं पहले वो समझ लो। अब आपके पास आया कि मान लीजिए इसकी आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो वेक्टर इक्वेशन भी तो आप लिख सकते हो। अगर r इज इक्वल टू ए प्लस, मान लो ये आपने लिख दिया a, इसका पोजीशन वेक्टर पहले पॉइंट का a मान लो, ये कैपिटल A भी है, इसको स्मॉल a भी लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। ये देखो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, प्लस लैम्डा टाइम्स मैंने क्या बताया b माइनस ए, तो b माइनस ए जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो आप चाहे कार्टेशियन इक्वेशन लिखो चाहे वेक्टर इक्वेशन लिखो, बात एक ही होती है। लेकिन बच्चों अंदर की बात मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चंस को कार्टेशियन मेथड की तरीके से करेंगे तो आप क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोच सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। वेक्टर्स की तरह सोचेंगे तो आप थोड़ा जल्दी कंफर्टेबल हो सकता है ना हो पाए, उसके लिए वेक्टर्स आपका काफी हायर लेवल तक आपका काफी अच्छा समझा होना चाहिए, तो आप वेक्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप कार्टेशियन के लिए तो डायरेक्टली सोच सकते हैं, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के आप वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाता है वेक्टर इक्वेशन है कि नहीं है, और कार्टेशियन पूछा जाता है तो कार्टेशियन तो आप निकाल ही लोगे। तो कार्टेशियन को सोचना ही इसलिए आसान है क्योंकि कार्टेशियन आप ऑलरेडी क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हो ना स्ट्रेट लाइन, इसलिए कार्टेशियन आसान है। इसलिए कार्टेशियन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन करोगे तो वो जल्दी होते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को बोर्ड लेवल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा कार्टेशियन लेवल से कर ले तो वो जल्दी कर लेगा, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा हुआ आएगा तो भी वो कर लेगा, क्योंकि वो डायग्राम बना के कार्टेशियन तो जानता ही है कि किसी पॉइंट पर अगर ये पॉइंट लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन वेक्टर के टर्म्स में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हर बच्चा अगर कार्टेशियन से करेगा तो उसके क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो आई होप आपको मैंने दो तीन बार बातें रिपीट भी कर दी हैं कि एक पॉइंट से पास होने वाली और गिवन वेक्टर के पैरेलल लाइन इक्वेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, आपके सामने इंडिकेट हो रही है। एक है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जिसका कार्टेशियन फॉर्म भी मैंने बताया, और मैंने 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वो भी मैंने आपको बताई, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस, जिसका मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी बता रखा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं। आपके सिलेबस में जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेटेड कर रखा है, शेयर भी कर रखी है पीडीएफ फाइल। तो आपने उसमें देखा होगा कि क्या उसमें डिलीटेड है। यहाँ पे बहुत छोटा सा पोर्शन डिलीट किया गया है, जो डिलीट किया गया है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इस तरह के जो एंगल्स वाले कंसेप्ट है बस वो डिलीट किए गए हैं। लेकिन ये कोई बहुत भारी चीज डिलीट नहीं की गई है, ये तो हर कोई जानता ही है कि अगर 2 लाइंस होंगे उनके डायरेक्शन रेशियो पता है तो एंगल्स तो निकाल ही लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा काम है ही नहीं। तो वो हटा दिया गया तो इतना बड़ा कोई काम नहीं किया गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए, काफी ज्यादा आपको समझा दिया है। द कार्टेशियन equation of line
वो है बच्चों 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है और इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मतलब आपको निकालने इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे और इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब करेंगे कैसे, कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन अलग होता है, डायरेक्शन रेशियो अलग होता है। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन बनता डायरेक्शन रेशियो ही सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो है, जैसे मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, आप क्या करिए इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप क्या करिए, अगर आप हर कंपोनेंट को किससे डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो वो आपके पास निकल करके आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसका मॉडुलस लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि डायरेक्शन कोसाइन आप डायरेक्ट मत निकाला करिए, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया करिए, तो डायरेक्शन कोसाइन तो निकल ही आएंगे मॉडुलस से डिवाइड करके। और डायरेक्शन कोसाइन के जो भी वैल्यूज होती हैं उनका जो वैल्यू मॉडुलस होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के जो वेक्टर होगा उसका जो मॉडुलस होगा वो 100% 1 होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन का भी फंडा क्लियर कर दिया कि डायरेक्शन कोसाइन बनेगा किससे, डायरेक्शन रेशियो से ही बनेगा। बाकी हम लोग क्वेश्चंस जो होंगे वो देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग ने तो काफी सारी 3D पर रखी होगी, कर लिया होगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर ये आपके सामने क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कहो कि सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि उसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि उसमें जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बच्चों एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या करेंगे, 1 करेंगे। आई थिंक ये बात सभी बच्चों को क्लियर भी है, क्यों भाई, सबको क्लियर। तो मैंने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्लियर कर लिया, 1 कर लिया। इसको थोड़ा सा और सही से लिख लो, तो ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप इसको और ढंग से लिखोगे तो कैसे बन जाएगा, आप लिखोगे x माइनस 1/3 अपॉन 1/6, ऐसी तो लिखोगे बोलो भाई, ऐसी तो लिखोगे ना। इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे y माइनस माइनस 1/3, ये हो गया 1/3, इसको ऐसे लिख लो। और ये हो गया z माइनस 1 अपॉन 1/2। तो ये बच्चों अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसकी वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो बिना ज्यादा दिमाग लगाए। तो आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, किससे करोगे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अब बच्चों ये मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होती हैं, उनमें x और y और z के कोफिशिएंट 2 3 इस तरह से गिवन होंगे। तो पहले आप हर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तभी आपके डायरेक्शन रेशियोज आपको एग्जैक्टली पता पड़ेंगे। लेकिन आप इतनी हड़बड़ाहट में होते हो, क्वेश्चन इतनी तेज करते हो कि आप कहते हो अरे एंगल निकालना है, डायरेक्शन रेशियो तो गिवन ही है, अभी एंगल निकाल लेते हैं, A1 B1 A2 B2 C2, वो गलत हो जाता है। भैया सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि बोर्ड लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आपके डायरेक्शन रेशियो गलती होगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये काफी बच्चों की कॉपियों में करेक्शन होता है एट मूवमेंट कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेक्ट किए बिना ही क्वेश्चन को चालू कर देते हैं, उनको कहते हैं डायरेक्ट दिख रहा है डायरेक्शन रेशियो, लेकिन इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती ही नहीं है। चलिए अब आप समझ गए होंगे हमारी बात। तो बच्चों हम लोग इसकी क्या लिखना चाहते हैं, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, वो तो आप भी लिख सकते हो। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखी है, वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहो तो r इज इक्वल टू ए क्या होगा 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप, आई क्या आएगा प्लस 1 के कैप, ये आ गया, प्लस लैम्डा टाइम 1/6 आई कैप 1/3 जे कैप
और 1/2 k कैप। तो बच्चों ये हमने इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में लिख दिया है। ये r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी का फॉर्म है। इसको मैं और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है यार, एक नंबर के क्वेश्चन में इतना थोड़ा ना समय देते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खुद ही आंसर दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सीबीएसई में काफी बार आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन x plus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 3 upon 2 at a distance of 3 root 2 from the point 1, 2, 3। तो बच्चों यहां पर क्या करना है, आपके पास एक लाइन है, उस लाइन पर आपको एक पॉइंट लेना है सच दैट उसकी एक गिवन पॉइंट 1, 2, 3 से जो डिस्टेंस हो वो 3 रूट 2 के इक्वल हो। क्योंकि सर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। तो बहुत इजी है तो भैया वो पॉइंट निकाल दो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो पॉइंट निकाल ही नहीं पाते। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारी इक्वेशन क्या है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी भी है कि नहीं लिखी है। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, यानी उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने 3D नहीं पढ़ी है वो अभी भी स्टिल कंफ्यूज रहते हैं। किसी 3D इक्वेशन में जैसे यहां पर गिवन है, उस पे एक जनरल पॉइंट लेने के लिए क्या तरीका होता है, आप उसको लिखते हो इक्वल टू लैम्डा और इस पे जनरल पॉइंट आप निकाल लेते हो। तो उसका जनरल पॉइंट क्या होगा, मान लो वो L है, तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे x प्लस 2/3 वो लैम्डा के इक्वल है। तो x कितना आया, x इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। अब वो x y z कहीं भी हो सकते हैं, वही तो आपको x y z निकालने हैं कि सच दैट उसकी 1, 2, 3 से डिस्टेंस क्या हो, 3 रूट 2 हो। बोलो समझ में आया। तो आप कैसे करोगे, ये वेरिएबल पॉइंट निकालो जरा, x क्या आएगा यहां से, कहोगे सर ये आएगा 3 लैम्डा माइनस 2, y क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 1, z 2 लैम्डा प्लस 3, आ गया वेरिएबल। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, उसको p मान लो, वो है 1, 2, 3। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 3 रूट 2। तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 11th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको आप यहां बिल्कुल आराम से लगा दीजिए और आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, तो आप समझिए आप कारगर हो गए। यहां लैम्डा निकालने में लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है। दिस इज 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गई डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 3 रूट 2। अब बच्चों मैं तो सिर्फ इतना ही कर पाऊंगा, आगे का काम आपको ही करना है। अब आपको खुद ही निकालना पड़ेगा यहां से लैम्डा क्या आएगा। तो यहां से सॉल्व करने में बच्चे अवॉइड करते हैं, आपको अवॉइड नहीं करना है, सॉल्व तो करना ही है। स्टार्ट करिए सॉल्व करना, मैं थोड़ा बहुत रफ में कर रहा हूं, फिर मैं लिख देता हूं। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करते रहे। 0 और 30/17। ओके, तो एक बच्चे ने आंसर बताया है। ओके, पहले सिंप्लीफाई हम भी कर लें। दिस इज 9 टाइम्स आ रहा लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, उसके बाद इसको जब थोड़ा आप और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओके, ये और भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से
लैम्डा आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बच्चे ने आंसर बताया है, दिस इज लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 30/17। ये तो बेटा आपका आंसर सही है। तो बच्चों लैम्डा आपका आ गया, तो लैम्डा आ गया तो आपको वो जो पॉइंट था जो आपने लाइन पे लेट किया था वो पॉइंट भी आ जाएगा। तो बच्चों आपने जो पॉइंट लेट किया था वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आपका जो पॉइंट था वो था L और वो पॉइंट था आपका 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 3। ये आपका पॉइंट है, आप चेक कर लो, यही पॉइंट है। तो 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक, अब इस पॉइंट में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार लैम्डा इसमें 0 पुट करिए और एक बार लैम्डा इसमें 30/17 पुट करिए, तब आपका जो आंसर होगा वो माना जाएगा। तो लैम्डा तो 0 रखेंगे तो पॉइंट डायरेक्टली नजर आ रहा, -2 -1 और 3। और यहाँ पे लैम्डा आप पुट करिए 30/17, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर मेरे पास है फाइनल, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 43/17 111/17। तो बच्चों जितने टाइम में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है इतने टाइम में ही आपको भी करना होगा अगर ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां तक के कंसेप्ट हर बच्चे को क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और ध्यान देते हैं अब आपके पास और क्या क्या डाटा हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले अब हम यहाँ पर जैसे दो लाइंस बना लेते हैं। ये आपके पास दो लाइन है, ठीक। दो लाइंस बनाने के बाद पहली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा b1। इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। जो एंगल बिटवीन लाइंस वगैरह का कंसेप्ट आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ये एंगल्स आपको दूसरी जगह निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों ये लाइन, दो लाइंस जो है अगर आप इनके बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जो पहली लाइन है वो इसके पैरेलल रही होगी और दूसरी लाइन इसके पैरेलल रही होगी। तो वो दो लाइंस, जिन दो लाइंस के पैरेलल है उनके बीच का अगर हम एंगल निकाल लें तो वो एंगल वही होगा जो उन दो लाइंस के बीच का एंगल। दैट मीन्स अगर ये थीटा एंगल है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब जो b1 और b2 वेक्टर दिए होंगे उनको यूज करके आप कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। और आपको आपके सर ने बताया ही है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत आसान है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हर बच्चा जानता है कि दो लाइंस के बीच का एंगल या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप डॉट प्रोडक्ट ही करिए, वही आसान होता है। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये वेक्टर है b1 और ये वेक्टर है b2, इनके बीच का आप एंगल निकालना स्टार्ट करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 cos थीटा। तो बेटा cos थीटा क्या आ जाएगा, वो आएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है, ये हर बच्चा समझ गया हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़े तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। बच्चों क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। लेट्स से क्वेश्चन कर ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the lines जो है वो पहली लाइन है L1 लाइन की डेफिनेशन है 1 minus x by 3 is equal to 7y minus 14 upon 2 lambda is equal to z minus 3 by 2। और जो बच्चों दूसरी लाइन है वो है L2, उसकी इक्वेशन है 7 minus 7x upon 3 lambda is equal to y minus 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5। ये क्या है, ये है आर एट राइट एंगल्स।
तो कहोगे सर ये तो कंसेप्ट हमको पता है, क्योंकि राइट एंगल में आपने अभी बताया भी था कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 करना होता है। तो बस आप लाइन को बिना गलती किए उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 कर लीजिए, आपके पास लैम्डा तुरंत निकल के आ जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। सबसे पहले हम पहली लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x माइनस 1/3 हो जाएगा। इसमें से 7 सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, 6 बच्चों के आंसर आए हैं, तो उसमें लैम्डा की वैल्यू अब और बच्चे भी निकाल लें। तो लैम्डा की एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज 9 लैम्डा बाय 7, दिस इज 2 लैम्डा बाय 7 माइनस 10। तो 11 लैम्डा बाय 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दिस इज लैम्डा। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू 10 नहीं है, वो कुछ ये आ रही है, दिस इज 70 बाय 11, ये आ रही है। ठीक है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? 70 बाय 11, ये आंसर है बच्चों, 10 नहीं है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आंसर निकाल दिया, आप आंसर आराम से देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस तरह से चलता है एग्जाम में वो। दिस इज फाइंड द इक्वेशन, या इन्होंने लिखा है बोर्ड एग्जाम में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find the Cartesian equation of line passing through the point है बच्चों -1, 3, -2 and perpendicular to the lines, lines है बच्चों आपकी x/1 is equal to y/2 is equal to z/3 and x plus 2 upon -3 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 1 upon 5। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक फिक्स पॉइंट -1, 3, -2 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इन दो लाइंस के। तो बच्चों कहीं कहीं आप वेक्टर्स की भी मदद ले सकते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि आपने वेक्टर सोच लिया होगा। कैसे सोचा होगा? आपने कहा होगा कि सर ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उसका वेक्टर हमें पता है, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पता है कि नहीं पता है? और ये लाइन सर जिस लाइन के पैरेलल है उसका भी हमको वेक्टर पता है। तो आप क्या मान लीजिए, इसको b1 मान लीजिए, इसको b2 मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो दिस इज b1 वेक्टर और ये हो गया आपका b2 वेक्टर। तो ये हो गया बच्चों -3i प्लस 2j प्लस 5k। तो बच्चों अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये लाइन इस फिक्स पॉइंट से पास करे और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों वेक्टर्स, मतलब ये दोनों लाइंस जो है जिन दो वेक्टर्स के पैरेलल है वो वेक्टर्स तो हमको पता ही है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। और अगर मैं दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर हमको वो वेक्टर अगर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। हमें कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी में बताया था कि हम क्या करते हैं, उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं।
क्या लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये तो बच्चों आप वेक्टर के टर्म्स में भी कर सकते हो, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आप वेक्टर के टर्म्स में भी कर सकते हो कि जैसे आप b1 का b2 से क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते ही क्या हो जाएगा, आपके पास एक वैसा वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के क्या हो, पैरेलल हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो वेक्टर आप निकालोगे कैसे? कहोगे सर वेरी इजी, हम वो उस वेक्टर का नाम देते हैं b और निकलेगा वो b1 क्रॉस b2 से, है ना? अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो एग्जैक्टली यही वेक्टर हो, तो वो लैम्डा टाइम्स आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ना? तो हम इसको मान लेंगे ये वेक्टर a है तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये वेक्टर b है तो हम लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। लैम्डा तो ऑटोमेटिक आता है आपके पास स्टैंडर्ड में, तो आपको लैम्डा कोई अलग से लगाने की जरूरत थोड़ी नहीं है कि लैम्डा स्क्वायर कर दोगे। ये देखो बन गई लाइन की इक्वेशन। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछी जाए तो आप वेक्टर में ऐसे कर सकते हो। भाई कई बच्चे हो सकते हैं कार्टेशियन में ना सोच पाए, तो वेक्टर्स में तो ऐसे ही सोचोगे ना। ऐसा करने के बाद आप उस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। समझ गए? और अगर आप कार्टेशियन में ही करना चाहते हो तो कार्टेशियन में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? आप कहोगे सर कि आपने एक रिलेशन बताया है कि अगर कोई लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास करती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, हम मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? मान लो आपकी रिक्वायर्ड लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो जो प्रोपोर्शनल है वो एबीसी के प्रोपोर्शनल है, तो आप यहां पे लिख लो रिक्वायर्ड लाइन डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो रिक्वायर्ड लाइन की फिक्स पॉइंट तो पता ही है, तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ऐसी तो लिखोगे। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। अब रिक्वायर्ड लाइन की ये एबीसी निकलेंगे कैसे? आप कहोगे सर ये जो रिक्वायर्ड लाइन है बाकी दो के परपेंडिकुलर्स है, तो ये क्या करेगी, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट दोनों से क्या करोगे, जीरो करोगे ना जीरो। तो दिस इज द एक लंबा प्रोसेस, लेकिन हाँ ये आपको 100% पता भी होना चाहिए। कैसे करोगे? अगले स्टेप में जाकर के अगले स्टेप में कहोगे कि सर ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम दे दीजिए, मान लीजिए इस लाइन का नाम है एल लाइन है। ये जो एल लाइन है ये L1 है और ये L2 है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे L इज परपेंडिकुलर टू L1, यही तो है। तो क्या करोगे? आप कहोगे कि डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट यानी A इंटू 1 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 3 इक्वल टू 0 बन गई, यानी A प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई इससे। फिर क्या कहोगे कि ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर किसके, L2 के परपेंडिकुलर है, तो इनके भी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो डायरेक्ट लिख दे माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0 बन गई फिर से इक्वेशन। अब आप क्या कहोगे कि ऑटोमेटिक ये दो लाइंस आपके पास आ चुकी है। तीसरी इक्वेशन तो आप बना नहीं सकते हो कि एबीसी में तीसरी इक्वेशन भी बन जाए, और कोई डाटा ही नहीं है आपके पास। तो आप क्या करोगे भाई, वेरिएबल्स ज्यादा है इक्वेशन कम है, यानी आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेते हो या के टर्म्स में निकाल लेते हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या अप्लाई करते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है आपको, वो लगाना पड़ता है। तो कैसे लगाते हैं, कई बच्चों को पता भी होगा, इसको ऐसे कंसिडर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। याद करो जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत बचपन में आपको पढ़ाया गया था। तो आप कैसे लगाते हो, आप ऐसे लिखते हो, दिस इज यहाँ पर xyz की जगह a है तो a के नीचे क्या लिखते हो, b1c2 माइनस b2c1, b के नीचे bc के बाद आता है ca, c1a2 माइनस c2a1, bc ca फिर आता है ab, यानी कि c अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और a1 b1 c1 आपको पता ही है, a1 आपका 1 है, देखो कंपेयर करो, है ना, b1 आपका क्या है 2 है। अरे जैसे 2D में करते थे बिल्कुल वैसे ही रिलेट कर लो, हो जाएगा। यहां पर a2 आपका क्या है -3 है, b2 आपका क्या है 2 है, c2 आपका क्या है 5 है। ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो,
जैसे पुट करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, a/2 b/-7 c/4 इज इक्वल टू मान लो k है। आ गया रिलेशन। तो बच्चों आप देखो एबीसी इन टर्म्स ऑफ के आ गए। ए क्या आया 2k, बी क्या आया -7k, सी क्या आ गया 4k। अब एबीसी उठा करके वहां पे पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो भाई, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? आपको जो रिक्वायर्ड लाइन एल है उसमें एबीसी की वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पुट करोगे क्या आएगा, x+1/2, y-3/-7, z+2/4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते हैं। बच्चों ये दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आप 3D यानी प्लेन्स में पहुंचेंगे तो कई क्वेश्चंस में आपको वेक्टर वाले तरीके स्ट्राइक ही नहीं करेंगी, तब आप यही ऐसे ही क्वेश्चंस करोगे स्टेप वाइज करके, क्योंकि कई बच्चों का वेक्टर स्ट्रांग नहीं होता है आज के दिन भी, तभी भी वो वेक्टर को जबरदस्ती लगाते रहते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तब आपको कार्टेशियन में किस तरह से करना होता है, हालांकि कार्टेशियन में कैलकुलेशन बढ़ जाता है थोड़ा, लेकिन करना काफी आसान होता है, क्योंकि आप हर जगह पे जानते हो कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब वो आप किसी भी लेवल पे जाकर के कहीं भी लगा सकते हो, चाहे वो प्लेन हो, 3D हो, स्ट्रेट लाइन, स्पेस, कुछ भी हो, हर जगह लग सकता है। तो बच्चों मैंने आपको एंड तक ये क्वेश्चन करके दिया है, मतलब आप इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा। आपसे हो सकता है आंसर रियलिटी में नहीं निकले, मतलब अब आप समझ लीजिएगा कि आंसर कैसे निकाल रहे हैं हम। तो बच्चों हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो देते ही आपका गलत भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, चलिए ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं ये देते ही बच्चों का गलत हो गया था, मतलब पहली लाइन में ही क्वेश्चन लोगों का गलत हो जाता है, और यहां से इतने ओवर कॉन्फिडेंस होकर के जाते हैं कि मैं तो ये क्वेश्चन कर ही लूंगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। शो दैट द लाइन x-1/2, y-2/3, z-3/4 and x-4/5, y-1/2 is equal to z intersect। आपको शो करना ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन पहली लाइन में ही कैसे गलत होता है, बता रहे हैं, देखो कैसे गलत हो जाता है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कांसेप्ट क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो आप कहोगे अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, लेट्स से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को करेगा कि नहीं? और सेटिस्फाई कब कर सकता है? जब दोनों के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या हो, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, यानी कि वो सेम, तभी तो करेगा इंटरसेक्ट। अब तुमने क्या किया, तुमको ये कंसेप्ट पता था, तुमने लाइन की इक्वेशन लिखना चालू किया, x-1/2, y-2/3, देखना कहां पे गलत करूंगा, z-3/4। तुमने क्या किया, इस पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया लैम्डा, और तुमने एक पॉइंट ले लिया, इस पे क्या आया, वो आया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, ये कर लिया। दूसरी लाइन लिखो, x-4/5, y-1/2, z। हाँ अब इधर आओ, ये जो z लिखा है यहीं पे खेल हो जाता है। तो कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि z के नीचे 0 है कि 1 है। ज्यादातर बच्चे z के नीचे 0 लिख देते हैं, ज्यादातर बच्चे z के नीचे 0 लिख देते हैं, जबकि z के नीचे 0 नहीं है, z के नीचे 1 है, और ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है।
लेकिन आप लोगों की कॉपीज जब चेक होती है तो पता नहीं आप क्या कंफ्यूजन में, z जब अकेला दिया होता है तो उसके नीचे 0 डाल देते हो। तो ये बात आपको समझनी होगी, z के नीचे 0 नहीं होता है, z के नीचे 1 होता है। और आप एक और गलती करते हो, यहाँ पे दोबारा लैम्डा ले लेते हो। ये दोबारा लैम्डा कैसे लोगे, ये दूसरी लाइन है तो वहां पे लैम्डा बदल दो, वहां पे आप म्यू ले लो। अगर वहां लैम्डा लिया है तो वहां म्यू ले लो। तो ये मैंने म्यू ले लिया यहाँ पर। अब आप समझ गए होगे गलती कौन सी स्टेज पे जाके हो सकती है। z के नीचे 0 नहीं है, z के नीचे 1 है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप z के नीचे 0 लोगे भी ना, तो भी आपको बीच में कहीं ना कहीं एहसास होगा कि आपका जो इसका z कोऑर्डिनेट है, वो z कोऑर्डिनेट बहुत ही आपको अजीब टाइप का लगेगा। तो उससे भी आप समझ सकते हो, लेकिन बच्चे समझते भी है वहां पे गलती हो रही है, लेकिन जबरदस्ती उसको कर ले जाते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये हो गया 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू प्लस 0। ये बच्चों आपका हो गया कोऑर्डिनेट। अब बच्चों इसका कंसेप्ट तो सीधा साधा है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके 2 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 5 म्यू प्लस 4 के, और 3 लैम्डा प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 2 म्यू प्लस 1 के, ठीक है। और क्या होगा, 4 लैम्डा प्लस 3 किसके इक्वल होगा, म्यू के। तो बच्चों क्या करेंगे, हम पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, लैम्डा म्यू निकालते हैं। लैम्डा म्यू निकालने के बाद वो लैम्डा म्यू अगर आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, अगर इसको भी सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी ये दो लाइंस असलियत में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब 4 लैम्डा प्लस 3 की वैल्यू म्यू के बराबर आनी चाहिए लैम्डा म्यू डालने पर, समझ गए। तो बस ये चीज है बच्चों। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना तो काफी आसान है, लैम्डा डाल करके निकाल लो या म्यू डाल करके निकाल लो किसी भी पॉइंट में। ओके, तो कोई बच्चा बताएगा पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर लैम्डा और म्यू क्या आ रहा है। तो जब आप सॉल्व करो लैम्डा आ रहेगा -1 और म्यू आ रहा है -1, सही है इसका आंसर, ठीक है। और 100% आप चेक कर लो, ये इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आप चेक कर लो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप लैम्डा की वैल्यू -1 इस वाली में डाल दो, आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का कंसेप्ट भी बेहद आसान होता है। दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आया है निकल के -1 -1 -1, ये आपका आंसर है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना तो आप आपके बाएं हाथ का काम है, बस जो गलती बताई थी वो गलती मत करना, बाकी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल ही आएगा और कुछ नहीं होता इसमें। तो सभी बच्चों को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो बच्चों लोग अब आगे कंटिन्यू लेते हैं। पहले आप इतना पार्ट रिव्यू कर लीजिए दोबारा, कोई अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अब बच्चों, यहाँ से बच्चों यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द लेंथ of perpendicular, find the length of perpendicular from the point है आपका 1, 2, 3 to the line
लाइन है बच्चों x माइनस 6/3 इज इक्वल टू y माइनस 7/2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन माइनस 2। ध्यान से देखिए बच्चों क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 to the line x minus 6/3 is equal to y minus 7/2 is equal to z minus 7 by minus 2। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वैसे तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी हो या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी हो तो एक ही बार में निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो कंसेप्ट अलग होता है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो उसके लिए आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैं यहां पर पूरी वर्किंग करूंगा तभी मैं यहां पर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके दूंगा। क्योंकि यहां पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो फॉर्मूला ही लर्न करके चले जाते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, और आ जाता है एग्जाम में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है P और उससे जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया उस लाइन की इक्वेशन आपके सामने है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब बच्चों करना यहां पर क्या है कि आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, दिस इज L, ये आपको L कोऑर्डिनेट निकालना है। कहोगे सर ये L कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं, इस लाइन पे लैम्डा करके पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, तो उस लाइन पे एक जनरल पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा सर, वो L आ जाएगा, वो आएगा 3 लैम्डा प्लस 6, क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। बोलो भाई समझ में आया, ये आ गया। अब तुम कहोगे सर L पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, वो ये कोऑर्डिनेट है। P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट पता है, वो ये है। तो PL लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है। कहोगे सर कैसे, हमने ही तो बताया था अगर किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट्स पता होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे। कहोगे सर उसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, अगेन -2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3। बोलो भाई समझ में आया। तो पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके सामने यहां पर निकल करके आ गए हैं, ठीक है। तो पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सभी बच्चों के सामने यहां निकल करके आ गए। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएंगे, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, ये आ गया। तो सभी बच्चों को समझ में आने चाहिए कि पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने किस तरह से निकाले हैं। हाँ भाई, पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सभी बच्चों को समझ में आने चाहिए किस तरह से निकाले गए। अब आप कहोगे जो पीएल लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, मान लो इस लाइन की इक्वेशन है ए बी, मान लो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो पीएल लाइन इस एबी लाइन के परपेंडिकुलर है और एबी लाइन के भी आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, किसके प्रोपोर्शनल है, 3,2, -2 के प्रोपोर्शनल है। अब आप कहोगे जो पीएल है वो परपेंडिकुलर है एबी के, अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3, 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 एंड -2 लैम्डा प्लस 4 इंटू -2, क्या करेंगे, जीरो करेंगे। और जैसे ही जीरो करेंगे आपका लैम्डा यहां से निकल आएगा। कितना लैम्डा निकला भाई, ओके कोई बच्चा है जो लैम्डा सॉल्व करके बता सकता है यहां पे। ओके यहां से लैम्डा की वैल्यू आ रही है बच्चों -1, तो लैम्डा आ गया। कहोगे सर लैम्डा आ गया तो लैम्डा यहां पुट कर देते हैं एल में, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। एग्जैक्टली
फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे आएगा? जब हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपका आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे? 3 इंटू -1 प्लस 6, 2 इंटू -1 प्लस 7 एंड -2 इंटू -1 प्लस 7। आ गया? सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर उनका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, जरा कोई बताएगा कितना है? 6 - 3 is 3, 7 - 2 is 5 और 7 + 2 is 9। आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तुम कहोगे सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया यानी एल आ गया और पी भी पता है, तो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये सर आपके x2 y2 z2 की तरह ट्रीट कर रहे हैं और सर ये आपके x1 y1 z1 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आ गए। इवन अगर आपसे जो पीएल लाइन है, पीएल लाइन की इक्वेशन भी पूछी जाए तो आप इक्वेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, आप इसकी इक्वेशन भी बता सकते हैं। और पीएल लाइन के पैरेलल लाइन पूछी जाए तो पीएल लाइन का पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो पीएल लाइन का है। समझ में आई बात? तो बच्चों एक क्वेश्चन है लेकिन काम काफी सारे हो रहे हैं। मुद्दा यह है कि आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भैया कंसेप्ट याद रखिएगा कि ये कंसेप्ट जो है ये प्लेन में भी आपको यूज करना पड़ता है। तो आपके सामने मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दे दिया। दिस इज 7 यूनिट। तो मेन क्वेश्चन ये जो मैंने चलाया है दिस इज ओनली फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो गलती से भी अब इसको आप गलत मत करिएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट सभी बच्चों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट सभी बच्चों को यहां पर काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो दोबारा इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आपको एक काम करना होगा। काम ये करना होगा कि आपको अगला क्वेश्चन करना है पूरी ताकत लगा के, क्योंकि क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इमेज of point 1, 6, 3 in the line है बच्चों x/1 is equal to y - 1/2 is equal to z - 2/3. This is the question. आपको क्या निकालना? Find the image of a point in the line this. कैसे करेंगे? कोई है करने वाला इसको? आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट जानते हैं तो आप इमेज भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन तो एक तरह से फिजिक्स का ही क्वेश्चन हुआ ना। तो सोचना क्या है, करना स्टार्ट कर दो। है तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन। कैसे कहोगे? कहोगे सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लिखते हैं, वो है 1, 6, 3। हम इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉप करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उसी लेंथ को हम आगे भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, उसी लेंथ को हम आगे भी एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गई इसकी इमेज। क्या हो गई? इमेज। तो इमेज मान लो P डैश, मान लो ये अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो बच्चों आपको आंसर क्या निकालना है? अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा का आंसर निकालना है बच्चों। और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है। क्या गिवन है? वो डायरेक्ट देखिए मैं स्क्रीन में इंडिकेट कर रहा हूं ये। ठीक, तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और निकालने के बाद आप कहेंगे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो P और P डैश का मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे। तो कोई ऐसा बच्चा है जो कर रहा है क्लास में, जिसको मेरी आवाज आ रही है? अगर कर रहा है तो आंसर बताए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन आप कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? ओके, सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे, आप इस लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिए इक्वल टू लैम्डा, तो ये पॉइंट मान लीजिए एल। एल क्या आएगा आपका, दिस इज लैम्डा 1 लैम्डा प्लस 0, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, ये एल आ गया। ठीक, एल आने के बाद आप क्या करेंगे, पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पीएल लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, ये पीएल लाइन के बच्चों डायरेक्शन रेशियो आ गए। लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। आगे बच्चों, अब आप कहेंगे जो पीएल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो पता है, इस लाइन का नाम मान लो ए बी, और जो ए बी लाइन है उसके भी डायरेक्शन रेशियो पता है 1, 2, 3, और पीएल और ए बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0, यानी 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको मेरी आवाज आती है तो कृपया करके हमको ये बताए कि इसमें लैम्डा क्या आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा? 1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, गुड। तो लैम्डा मैंने भी कैलकुलेट किया, वो 1 ही आ रहा है। ओके, तो बच्चों लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो आप क्या कहोगे, सर लैम्डा आ गया तो एल पॉइंट आ गया, तो एल पॉइंट क्या हुआ, 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, सर एल पॉइंट आ गया है। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आपकी स्क्रीन पे 1, 3, 5, ठीक है, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आ गए। अब आप क्या कहोगे, कहोगे सर अब तो ये छोटे बच्चों का क्वेश्चन बन गया, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो भाई लगा ही सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला में मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा, लगा सकते हो ना, कैसे लगाओगे, दिस इज 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1, and 6 plus beta by 2 is equal to 3, and 3 plus gamma by 2 is equal to 5। तो बच्चों यहां से अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए, क्या आएगा आंसर, क्या है आंसर, हाँ भाई कोई ऐसा आदमी है जो आंसर निकाला, 1,0,7। 1,0,7, थैंक यू, आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको गलत किसी भी हालत पे नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, गलती से भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर में कहीं भी कंफ्यूज मत हो के गलत कर दीजिएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत आराम से आपको धीरे धीरे समझाया है। अगर आप हमारे साथ कर रहे होंगे क्वेश्चन, अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब वो दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लर्न कर पाते, फिर वो अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एग्जाम में उनको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होती है। उसके लिए आप बहुत बड़ी जो वर्किंग दिखाते हो, उनको उन वर्किंग से लेना देना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो करते कैसे हैं जरा आप समझ लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये आपको याद करके जाना है, ऐसा ना हो आप उसको डिराइव करने बैठ जाए, डिराइव नहीं करना है। अब बच्चों
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइंस का कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जैसे ये दो लाइंस देखो आपकी स्क्रीन पे बनी है, ये दो लाइंस आपने बनाई, ठीक है। आपने क्या किया कि सोचा इस लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। करने वाले जो प्रिपरेशन करते हैं हायर लेवल पे वो कैसे करते हैं जरा समझो, और उनका समय भी खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि सर दो लाइंस के बीच में ऐसी जरूर एक लाइन होगी जो दोनों के ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, दोनों के ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फिर वो क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डॉट्स से, वो ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद तब डिस्टेंस फॉर्मूला से उन लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कि करना ही नहीं है। चेक करने वाले टीचर को इस तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो ऐसे करने लगते हैं, लेकिन करना नहीं है ऐसे, ठीक है ना। करेंगे कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाय द वे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालते कैसे होंगे, कहोगे सर वही जो आपने थ्योरी बताई डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट जीरो वीरो करके वो सब, चलो ठीक है। हाँ वो तो कर ही सकते हो कि पहली लाइन को आपने क्या किया होगा, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लैम्डा। दूसरी लाइन को x माइनस एक्स वन बाई उसी फॉर्म में लिख करके इक्वल टू म्यू मान लो। पहली लाइन पे जनरल पॉइंट ले लो, दूसरी लाइन पे जनरल पॉइंट ले लो। ये वाला पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये वाला पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ म्यू। अब ये ए बी लाइन अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करके ए बी लाइन के क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे। तो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और जो लाइन ये है इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो करोगे तो लैम्डा म्यू में एक ही इक्वेशन बन जाएगी, और इसके साथ डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट ए बी का जीरो करोगे तो लैम्डा म्यू में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लोगे, लैम्डा म्यू निकल आएंगे, लैम्डा यहां डाल दोगे तो ए निकल आएगा, लैम्डा यहां डाल दोगे तो बी निकल आएगा। लेकिन इतना समय थोड़ा ना खर्च करना है, इतना समय नहीं खर्च करना है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस तो वो आपको कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपकी स्क्रीन पे वो सारा पार्ट हटा दे रहा हूं। हमें सिर्फ किससे मतलब है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हमें इतने सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो वो क्या होता है उसको आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज a2 माइनस a1। ध्यान से देखिए a2 माइनस a1 निकालिए, उसका डॉट लीजिए b1 क्रॉस b2 से और डिवाइड कर दीजिए b1 क्रॉस b2 के मॉडुलस से, ठीक है। और अगर ये वैल्यू गलती से भी नेगेटिव आ जाए तो उसका मॉडुलस ले लीजिए। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सभी बच्चे यहां ध्यान से समझें, आपको हायर लेवल पे जाकर इस क्वेश्चन को नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, वो आप निकालिए, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चे ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं उनकी कॉपीज में मैंने यही सॉल्यूशन देखा है जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था। वो क्या करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दुनियादारी सारी चीजें लगाने लगते हैं और क्वेश्चन चला जाता है इतना बड़ा कि समझ ही में नहीं आता कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है चेक करते समय। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। समझ गए आप, क्यों भाई। अब बच्चों अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी तो भी कोई बड़ा काम नहीं होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो गई तो भी कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम करना होता है और आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले सभी बच्चे इस फॉर्मूले को रिव्यू करें और कॉपी में इसको जरूर लिखें और गलती से भी गलती ना करें, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं और हेडिंग डालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हेडिंग डालिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पीछे वाली लाइन पैरेलल नहीं थी क्योंकि उनके डायरेक्शन रेशियो b1 और b2 थी,
यहाँ पे जो दो लाइंस हैं उन दो लाइंस पैरेलल है आपस में, देखिए मैंने पैरेलल बनाई है, यानी इस लाइन की इक्वेशन हुई r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी, और इसकी इक्वेशन हुई r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा बी। बी तो सेम रखने पड़ेंगे ना क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अब करना चाहो तो भैया जो मैंने पीछे इतना लंबा तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं होती। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप मॉडुलस लगा लिया करिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी अगर नेगेटिव आ जाए गलती से तो आपको पॉजिटिव ही लिखनी है। दिस इज a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। तो दो पैरेलल लाइंस होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो भैया ये फॉर्मूले जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों ने बुक्स में देखे तो हैं लेकिन बुक्स में देखने के बाद भी उनको फॉलो नहीं किया है, वो अपने ही मेथड्स लगाए जा रहे हैं और अपने तरीके से करे जा रहे हैं। तो अब हम लोग एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि अभी आपकी कोई अगली क्लास तो है नहीं, तो आप कर लो। दिस इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा नहीं, करोगे आप ही। दो लाइन से इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। पहली लाइन है r इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 3k, और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k प्लस न्यू टाइम्स 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है बच्चों, क्या निकालनी है आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, फिर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। एक एक करके आप सब निकालते चले जाइए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरे साथ फॉलो करिए। a1 क्या है बच्चों? आ गया 4i माइनस जे। b1 क्या है? i प्लस 2j माइनस 3k। a2 क्या है? i माइनस j प्लस 2k। b2 क्या है? 2i प्लस 4j माइनस 5k। अब आपको क्या निकालना है? a2 माइनस a1। ठीक है, क्या निकालेंगे? a2 माइनस a1 कितना आया? कोई बता सकता है? दिस इज माइनस 3i प्लस 0j प्लस 2k। या b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 निकालने का तरीका आप सभी लोगों को पता है। क्या लेंगे यहां पर? डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दिस इज i j k, दिस इज 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5। ओके, सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2i माइनस j प्लस 0k। ये आ गया बच्चों आपका b1 क्रॉस b2। अब क्या करना है बच्चों? आप a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल चुके हो, b1 क्रॉस b2 वेक्टर भी निकाल चुके। इनका क्या लोगे? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लो बच्चों, क्या आ रहा है? मतलब माइनस 3i प्लस 0j प्लस 2k का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे 2i माइनस j प्लस 0k के साथ। कितना आ रहा है ये? माइनस 6 आ रहा है। अब आप क्या करोगे? b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस निकालोगे। तो वो निकालोगे तो आएगा 4 प्लस 1 प्लस 0, दिस इज √5। ठीक, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, क्या बताया था? फॉर्मूला लगाइए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये वैल्यू है -6 और नीचे वाली वैल्यू है √5। तो आपका आंसर क्या आया? 6/√5। दिस इज द आंसर। तो करने का मेथड आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा होपफुली।